हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। बच्चों, जो चैप्टर का नाम है उसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो आता है विश्व शब्द और दूसरा आता है जनजातियाँ। यानी कि हमें जनजातियाँ पढ़ने के लिए विश्व की जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों, विश्व की जनजातियों को पढ़ने से पहले हम क्या अध्ययन करेंगे? विश्व के प्रमुख देशों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बार बार मानव भूगोल के मूल तत्व जो आपका खंड ए है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों के नाम आएंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में जनसंख्या से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उसके अंतर्गत बहुत बार आप देखेंगे कि अलग अलग देशों के नाम आ रहे हैं, फिर आपको उनके स्थानों की जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों, जनजातियों को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? एक बेसिक मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जब भी हम जिस देश के बारे में पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में उस स्थान की जो इमेज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे भाग 1 के अंतर्गत, एक तो हम परिचय पढ़ेंगे किसका? विश्व की प्रमुख जनजातियों का, और विश्व के प्रमुख देशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जो आने वाले 12 चैप्टर्स हैं, उनका अध्ययन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आप मेरे साथ एटलस, अपनी बुक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और साथ में विश्व का ब्लैंक पॉलिटिकल मैप यानी कि खाली राजनीतिक मानचित्र लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ उसे भरते भी रहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि मानचित्र जब आपका क्लियर हो जाता है, विश्व मानचित्र आपका जब क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए जो आने वाली अध्ययन सामग्री है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बच्चों, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जनजातियों का भी हम आज एक परिचय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख देशों के साथ में। देखिए बच्चों, पृथ्वी पर जो आवरण है उसके अंदर दो भाग हैं, एक तो है जल और दूसरा है स्थल। हम क्या देख सकते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या है? जल का विस्तार है और बहुत कम भाग पर स्थल का विस्तार है। यानी कि जो पूरी की पूरी पृथ्वी पर कुछ स्थल भाग हैं जो कि महाद्वीपों के रूप में हैं और कुछ जल भाग है जो कि महासागरों के रूप में हैं। बच्चों, हो सकता है कि आपने कक्षा 6 से इन बातों का अध्ययन किया हो, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल का विस्तार है ना, और पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। क्या लिखा है? द सरफेस ऑफ द अर्थ, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। यानी ये जो आपको नीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस वृत्त आरेख के अंतर्गत, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। यानी 71% जल है पृथ्वी की सतह पर और 29% भाग किसका है? स्थल का भाग है। तो हमने क्या देखा कि 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। बच्चों, आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए और जहां ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करके पूरे के पूरे बिंदुओं को अच्छे से अंकित कर लीजिए। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि किसी बच्चे को ये लगे, लेकिन ये आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए बच्चों, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बच्चों, ये देखिए विश्व मानचित्र, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। याद रखेंगे आप, एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत भी स्थित है। भारत देश की स्थिति कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। तो नंबर 1 आप क्या लिखेंगे? हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण के अनुसार सबसे नंबर 1 महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। उसके बाद में हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, बिल्कुल पड़ोस में ही है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप। जो तीसरा बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नोट करते रहेंगे आप, अपने साथ में ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लेकर बैठेंगे, यानी कि खाली राजनीतिक मानचित्र किसका, विश्व का मानचित्र आप लेकर बैठोगे तो आप मेरे साथ साथ उसे भरते भी रहोगे। पहला क्या देखा, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद स्थान आता है अफ्रीका का, फिर तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हमने देख लिए, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये तो हो गए 4, अभी 3 को पढ़ना शेष है। तो जो 5वां बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिक महाद्वीप। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर यह है महाद्वीप स्थित है और एकदम निर्जन है और किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिक महाद्वीप। जो छठा बड़ा महाद्वीप है वो है यूरोप। ये देखिए एशिया का जो पड़ोसी महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, ये छठे नंबर पर आता है और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो बच्चों क्या देखा हमने कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप इसको मेरे साथ साथ लिखते भी चलेंगे। बच्चों अब हम देखते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की जो स्थिति है किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार हमने ये सूची बनाई है और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, फिर स्थान आता है अफ्रीका महाद्वीप का, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 5वें नंबर पर अंटार्कटिक महाद्वीप, छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पर स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे महासागरों की। बच्चों 7 महाद्वीप तो हम पढ़ चुके हैं, अब आता है 5 महासागरों का नंबर। ये देखिए बच्चों, जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। ये मानचित्र कैसे होते हैं, मानचित्र बिल्कुल ग्लोब को काट कर बनाए जाते हैं। ग्लोब कैसे होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं और हम क्या करते हैं, ग्लोब को काट कर उसे सीधा कर देते हैं। इसीलिए देखेंगे बच्चों प्रशांत महासागर आपको 2 स्थानों पर दिखाई देगा, जबकि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक हैं, यानी प्रशांत महासागर का ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है, अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसी इसकी आकृति है। तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर, ठीक है, याद रखेंगे हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। और जो चौथा बड़ा महासागर है वो कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव महासागर। नोट कर लेंगे आप इसे, दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है वो चौथा बड़ा महासागर है। और जो सबसे अंतिम में स्थान आता है वो है उत्तरी ध्रुव महासागर का, जिसे हम आर्कटिक महासागर भी कहते हैं। मैं इसे आपको नोट करवाऊंगी। ये देखिए बच्चों 5 महासागर, और ये भी किसके अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार ही हमने इनकी सूची बनाई है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। चौथा बड़ा महासागर है दक्षिणी ध्रुव महासागर और 5वां बड़ा महासागर है आर्कटिक महासागर। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर है उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। बच्चों जो विश्व का मानचित्र होता है इसके अंतर्गत हम विश्व के टॉप 10 कंट्रीज, कौन सी, क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार हम 10 बड़े देशों की स्थिति को जानेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम 10 देशों की स्थिति मैप के ऊपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, ये देखिए
विश्व के जो सबसे बड़े देश हैं, आप कक्षा 9 से पढ़ रहे होंगे। विश्व के 7 बड़े देशों के नाम तो आपको फिंगर्स पे याद होंगे, लेकिन हम अध्ययन करेंगे विश्व के 10 बड़े देशों का। क्यों? क्योंकि विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत है। तो भारत से 6 बड़े देश तो आपको याद होते हैं, उससे छोटे जो 3 देश हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हम विश्व मानचित्र के साथ में क्या हो जाएंगे? फैमिलियर हो जाएंगे, हम उससे परिचित हो जाएंगे। तो बच्चों, आप मेरे साथ साथ अपनी एटलस में इसे देखते रहिए और खाली राजनीतिक मानचित्र में इसे भरते भी रहिए। और परीक्षा की दृष्टि से आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, लेकिन पूरी बुक को पढ़ने के लिए विश्व मानचित्र का अच्छी तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखते बच्चों, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस देश। ये रहा रूस देश की स्थिति। जो रूस देश है वो कैसा देश है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। और ये कौन से महाद्वीप में है? ये 2 महाद्वीपों में स्थित है बच्चों। इसका कुछ भाग जो है वो यूरोप के अंदर आता है और कुछ भाग इसका और बहुत ज़्यादा भाग आता है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? रूस। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? रूस। और विश्व का भी सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? रूस देश हुआ, जिसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। मैं ये सब बातें आपको लिखवाऊंगी, अभी आप सिर्फ लोकेशन को समझिए कि जो रूस देश है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। नोट कर लिया आपने? आगे देखते हैं बच्चों, जो विश्व का दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो कौन सा है? कनाडा। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? मैंने अभी आपको बताए थे महाद्वीप। आपको बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कनाडा देश है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा बड़ा देश है। इसी प्रकार जो तीसरा बड़ा देश है वो कौन सा है? बिल्कुल इसके दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और हम इसे साधारण भाषा में अमेरिका भी कह देते हैं। कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान। जो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? चाइना का। ये देखिए बच्चों, जो भारत का पड़ोसी देश है चीन, ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा बड़ा देश है। उसी प्रकार बच्चों, जो 5वां बड़ा देश है वो है आपका ब्राज़ील। नोट करेंगे आप इसे। और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसी प्रकार बच्चों, जो 6ठा बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में महाद्वीप भी है और देश भी है। तो आप क्या लिखेंगे कि जो 6ठा सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब बारी आ गई है 7वें बड़े देश की, और वो कौन सा है? भारत। ये रहा भारत। तो 7वां बड़ा देश भारत है। तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हुए? 6 देश हुए। नंबर 1 रूस, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, तीसरे स्थान पर आता है अमेरिका, चौथे स्थान पर आता है चीन, 5वें स्थान पर आता है ब्राज़ील, 6ठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर आता है भारत। तो बच्चों, 8वां बड़ा देश कौन सा है? 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, जो कि कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और आप देखेंगे इसकी स्थिति कहाँ है? ब्राज़ील के दक्षिण में। और 9वां बड़ा देश कौन सा है? 9वां बड़ा देश है कजाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी देश हमने अभी तक पढ़े हैं वो समुद्र के द्वारा स्पर्श करते हैं। ये देखिए बच्चों, जो रूस देश है यहाँ पर प्रशांत महासागर पर इसके पूर्व में है, यानी कि समुद्र इसके निकट में है। उसी प्रकार कनाडा में भी अटलांटिक महासागर इसको स्पर्श कर रहा है और इधर प्रशांत महासागर इसको स्पर्श करता है। उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अटलांटिक महासागर द्वारा स्पर्श होता है और इधर यानी कि पश्चिम में प्रशांत महासागर द्वारा ये स्पर्श होता है। जो चौथा बड़ा देश है वो है चीन। और यहाँ पर भी देखिए समुद्र की स्थिति है,
प्रशांत महासागर। पांचवा बड़ा देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील को भी अटलांटिक महासागर के द्वारा घेरा हुआ है। छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और आप ये देखिए ये तो बहुत बड़ा द्वीप है, यानी ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है, यानी इसके चारों ओर क्या है, समुद्र है, सागर है। और जो सातवां बड़ा देश है वो है भारत, और भारत भी हिंद महासागर के द्वारा घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और ये हिंद महासागर। तो हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं ये जो देश हैं, और अर्जेंटीना भी समुद्र को स्पर्श करता है, ये देखिए अटलांटिक महासागर को। लेकिन जो कजाकिस्तान है वो कैसा देश है, चारों तरफ से स्थल है। ये देखिए बच्चों, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, स्थलबद्ध देश। तो ये बच्चों, ये तो था नवा क्षेत्रफल की दृष्टि से नवा स्थान वाला देश। और जो 10वां सबसे बड़ा देश है वो है अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया। ये देखिए बच्चों, उत्तरी अफ्रीका के अंदर एक देश है अल्जीरिया, और वो है 10वें स्थान पर। तो हमने क्या देखा, 10 देशों की स्थिति को देखी कि 10 देश जो टॉप 10 कंट्रीज हैं क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, आपको कम से कम 10 देशों की जो स्थिति है वो तो याद हो ही जाएगी। वैसे हम महाद्वीपों के प्रमुख देशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। ये बच्चों, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए नोट करेंगे। रूस, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में ही स्थित है। ये देखिए बच्चों, इसका जो पश्चिमी भाग है वो तो यूरोप में स्थित है, और जो पूर्वी भाग है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरा बड़ा देश है कनाडा, और ये कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये देखिए बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जो तीसरा बड़ा देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये भी कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चौथा बड़ा देश है चीन, जो भारत का पड़ोसी देश भी है, और ये कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। पांचवा बड़ा देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये रही इसकी स्थिति। बच्चों, लोकेशन को बहुत अच्छे से देखते रहिए। क्यों, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं इन देशों के नाम से भरमार होगी उनमें, और फिर आपको ढूंढने में असुविधा नहीं होगी। छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीप भी है बच्चों। ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी लोकेशन है। सातवां बड़ा देश है भारत, इसकी स्थिति तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। ये देखिए बच्चों, सातवां जो नंबर है भारत का, और वो कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। आठवां बड़ा देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है, ये देखिए बच्चों, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नवा बड़ा देश है कजाकिस्तान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये कौन सा देश है, स्थलबद्ध देश है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने जो 8 इससे बड़े देश पढ़े हैं वो कैसे होते हैं, समुद्र के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। लेकिन कजाकिस्तान ऐसा देश है जिसको कोई भी समुद्र स्पर्श नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थलबद्ध देश कहते हैं। 10वां स्थान है अल्जीरिया का, और वो कौन से महाद्वीप में है, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में। बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सब देशों के आप नाम अच्छे से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं को। आप भी सोच रहे होंगे कि आज पूरा का पूरा विश्व मानचित्र हमें पढ़ना है। हाँ बच्चों, बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे इन सब की सहायता से। देखिए बच्चों, ये विश्व मानचित्र है, और विश्व मानचित्र में हम क्या देख रहे हैं कि 3 प्रमुख रेखाएं खिंची हुई है। और ये कौन सी रेखाएं हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था ना, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जी हाँ बच्चों, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसमें से जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं।
ठीक है बच्चों, ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में ग्लोब को डिवाइड कर देती है ये, और इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर तक कितनी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं? 90। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हो ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर भी ये कौन सा बिंदु होगा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बिंदु होगा। यानी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 90 तक। उसी प्रकार दक्षिण में भी इसी प्रकार चलेंगे और 90 तक पहुँच जाएंगे। तो बच्चों, जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आपको याद जरूर आ रहा होगा, कक्षा 11 में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बच्चों, हमने क्या देखा कि ये तो थी भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में एक आपको रेखा दिखाई दे रही है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ये दिख रही होगी आपको। ये देखिए बच्चों, ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, और ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये देखिए पूरे के पूरे ग्लोब पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा खिंची हुई है, और इसका नाम है कर्क रेखा, और इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत के मध्य से गुजर रही है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे कि मकर रेखा कहते हैं, ये भी ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खिंची हुई है। तो बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है यहाँ पर, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो थी 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं। उसी प्रकार बच्चों, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में होती है, और उसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं उसे? आर्कटिक रेखा। और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है अंटार्कटिक व्रत, और वो भी कहाँ होता है? 66.5 डिग्री दक्षिण पे। तो बच्चों, ये तो थी 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा 2 और बिंदु हैं, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख अक्षांश हैं। एक है 0 डिग्री अक्षांश, ये देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये तो है ही 90 डिग्री साउथ यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4, फिर आते हैं 5 6 और 7, और इन्हीं के बीच में आज हमें कटिबंधों की स्थिति को ज्ञात करना है। वैसे कक्षा 11 में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इसको। ये देखिए बच्चों, हम मानचित्र को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख अक्षांश रेखाएं खिंची हुई है। यहाँ पर हम एक और अक्षांश रेखा बना लेते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, यानी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये देखिए जो मैं अभी आपको लाल रेखाओं से बना रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं निम्न अक्षांश। आप बच्चों इसे लिखेंगे, जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम बोलेंगे इसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, या फिर हम इसे बोलते हैं निम्न अक्षांश। और ये जो यहाँ पर जो देश स्थित हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और भारत का आधा भाग भी किसमें है? उष्ण कटिबंध में है।
आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ये देखिए, कर्क रेखा भी गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, विषुवत रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। तो आगे जब आप पढ़ेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, तो आपसे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो उत्तर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? निम्न अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे देश स्थित हैं, और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा एरिया वाइज, क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनकी जो विशेषताएं हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उसी प्रकार बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है? वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो आप लिखेंगे ये है शीतोष्ण कटिबंध, या फिर हम इसे कहते हैं मध्य अक्षांश के क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में भी हम यही स्थिति बनाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर भी? ये है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। यानी क्या देखा हमने कि उष्ण कटिबंध के उत्तर में भी शीतोष्ण कटिबंध है और उष्ण कटिबंध के दक्षिण में भी शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति है। यहाँ पर तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, और शीतोष्ण कटिबंध के तापमान की क्या विशेषता होती है बच्चों? कि यहाँ पर तापमान कभी ज़्यादा भी होता है और कभी कम भी होता है, यानी यहाँ पर मिला जुला क्षेत्र होता है। नाम से ही स्पष्ट आ रहा है ना हमें, शीत प्लस उष्ण, यानी यहाँ पर शीत ऋतु भी अच्छी खासी होती है और उष्ण ऋतु भी अच्छी खासी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है। बच्चों, यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए, ये जो शीतोष्ण कटिबंध है इसको हम बोलते हैं मध्य अक्षांश के क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? मध्य अक्षांश के क्षेत्र। और इसी प्रकार दक्षिण में भी क्या बोलेंगे हम? मध्य अक्षांश के क्षेत्र। तो हमने क्या बोला? उष्ण कटिबंध को तो हमने क्या बोला? निम्न अक्षांश के क्षेत्र। और शीतोष्ण कटिबंध को हमने क्या बोला? मध्य अक्षांश के क्षेत्र। उसी प्रकार बच्चों, 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध, और इसका एक और नाम है उच्च अक्षांश। क्या बोलते हैं इसे हम? उच्च अक्षांश। और बिल्कुल सेम नीचे भी आ जाएगा, यानी दक्षिणी ध्रुवों के पास भी आ जाएगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो क्षेत्र हैं इसे भी हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे। और अक्षांशों के अनुसार इसका कौन सा स्थान देंगे? उच्च अक्षांश। आप इसे निम्न अक्षांश नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। निम्न अक्षांश कौन से हैं? उष्ण कटिबंध का जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं निम्न अक्षांश। आप ये नहीं सोचिए कि ये दक्षिणी गोलार्ध है तो हम इसे निम्न अक्षांश कह दें, बिल्कुल नहीं। 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर वाला भाग भी निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश कहलाएगा, और 66.5 डिग्री से दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण वाला भाग भी क्या कहलाएगा? उच्च अक्षांश कहलाएगा। बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें ये बहुत यूजफुल होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। हाँ बच्चों, हम अब महाद्वीपों के प्रमुख देशों का अध्ययन करेंगे। 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीपों के प्रमुख देशों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए आप। ये देखिए बच्चों, जो एशिया महाद्वीप में इसमें सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? रूस। मैंने आपको बताया था कि रूस का जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। तो इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? रूस होगा। वो हम यूरोप महाद्वीप पे भी पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा? ये रूस की स्थिति है,
और ये देखिए बच्चों, भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है। ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो आप जान चुके होंगे। ये पाकिस्तान है। बच्चों, आप अपनी राजनीतिक मानचित्र में जो आप लेकर बैठे हैं उसके अंदर इसे नोट करते रहेंगे। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की स्थिति है। इसी प्रकार आप देखिए, ये चाइना देश है, चीन देश, ये भूटान देश है, ये नेपाल देश की स्थिति है। आप इसे नोट करते रहेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है, ये भी, ये म्यांमार है। यदि हम मध्य पूर्व में चलें तो ये देखिए बच्चों, ये इजराइल देश है, इराक देश, और ये है सऊदी अरेबिया, और इसके पड़ोस में एक और देश आता है ईरान देश। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक? रूस देश की स्थिति को देखा, चीन की स्थिति को देखा, ये भारत, मध्य पूर्व में गए तो क्या देखा? सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल। बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे देश स्थित हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख देशों के बारे में ही अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और हमने पड़ोसी देशों के बारे में भी देख लिया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब ये देखिए बच्चों, ये जापान, ये कौन सा देश है? जापान। बच्चों, आप जब औद्योगिक प्रदेश पढ़ोगे तो जापान का नाम उसमें ज़रूर आएगा, और उस समय इस प्रकार जो मानचित्र में हमने स्थान देखे थे वो यूज़फुल होते हैं। तो ये जापान देश है बच्चों, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। इसी प्रकार ये फिलीपींस देश है, ये जो आपको येलो रंग से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश है? फिलीपींस देश है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसी प्रकार ये देखिए, जो ग्रीन कलर से है ये है नॉर्थ कोरिया, और ये नीले रंग से है ये है साउथ कोरिया, यानी कि उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थाईलैंड देश है, और यहाँ पर ये सिंगापुर देश है, और ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? इंडोनेशिया के देश हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों? एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। अब आप क्या करेंगे? एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के नाम भी लिखेंगे और उनकी राजधानियों का भी नाम उनके सामने अंकित करेंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार एक लिस्ट बना लीजिए आप भी, और वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। तो बच्चों, लिखते हैं हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश। सबसे पहले किसका नाम लिखा है? रूस का, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अब बारी आ गई है भारत की। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। उसी प्रकार पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और आप इसको एटलस में भी देखते रहेंगे। पांचवा नाम किसका है? भूटान का, और भूटान की राजधानी है थिम्फू। छठे क्रम पर है बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। बच्चों, कई स्थानों पर इसकी राजधानी कोलंबो भी लिखी हुई मिलती है, लेकिन इसका नया नाम क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा। आठवां नाम आ रहा है म्यांमार का। ये भी भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। सॉरी बच्चों, म्यांमार की राजधानी है नायपी ताव। 9वें नंबर पर नाम आता है चीन का, और चीन की राजधानी है बीजिंग। फिर आता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और 11वें नंबर पर जो दक्षिणी कोरिया है उसकी राजधानी है सियोल। बच्चों, नाम थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन आप जब इसका रिवीजन करोगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार में तो आपको बहुत पक्के से ये चीज़ें याद हो जाएगी। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो भूगोल के विद्यार्थी हैं, और भूगोल के विद्यार्थी को विश्व मानचित्र की अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप के अन्य देशों को। ये देखिए बच्चों, जापान देश। जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इराक की राजधानी है बगदाद। ईरान की राजधानी है तेहरान। और उसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। 19वें नंबर पर आता है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अभी मैंने आपको बताया था फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह है, बहुत बड़ा देश है। मनीला, क्या नाम है? मनीला इसकी राजधानी है। उसी प्रकार मंगोलिया, जो कि चीन के उत्तर में स्थित देश है। उलान बटोर, हम भूल गए थे मंगोलिया की स्थिति को देखना।
ये देखिए बच्चों, ये है मंगोलिया देश। उसी प्रकार ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और ये मालदीव की स्थिति की जो राजधानी है वो है माले। मलेशिया और माले भी हम देखना भूल गए थे। ये देखिए बच्चों, ये है मालदीव, भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। और मलेशिया, ये रहा बच्चों मलेशिया देश की स्थिति। ये मलेशिया देश, जिसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। आगे बढ़ते बच्चों और देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, हमने क्या देखा था? यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा 10वां देश कौन सा था? अल्जीरिया स्थित है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत कर लेते हैं अल्जीरिया के साथ ही। तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अल्जीरिया देश स्थित है। बच्चों, हम यहाँ पर सारे देशों की स्थिति को नहीं देख रहे हैं, हम प्रमुख देशों की स्थिति को ही देख रहे हैं, क्योंकि जो जो नाम आपकी किताबों में आते हैं, आने वाले चैप्टर्स में जो नाम आएंगे, मैंने कोशिश की है कि उन नामों को हम यहाँ पर शामिल कर सकें। और यदि कोई छूट भी जाता है तो आप उसे ढूंढकर उस स्थान पर अंकित कर लेंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों? यह है उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया देश। उसी प्रकार ये देखिए इजिप्ट, क्या लिखा हुआ है? हिंदी में मानचित्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमने इंग्लिश वाला मैप लिया है। इजिप्ट को हिंदी में हम बोलते हैं मिस्र देश। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। आने वाले जो 10वां चैप्टर होगा उसके अंदर आप परिवहन के बारे में पढ़ोगे और यहाँ पर एक नहर निकलती है, स्वेज नहर, तब आपको इस कंट्री की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या देखा? अल्जीरिया, मिस्र देश। उसी प्रकार बच्चों ये है सूडान, और सूडान का एक भाग है वो अलग हो चुका है, उसे हम बोलते हैं दक्षिणी सूडान। तो याद करेंगे सूडान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, और उसका एक भाग है दक्षिणी सूडान। उसी प्रकार बच्चों जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पर एक देश है घाना देश, जिसकी राजधानी है अंकारा। आप इसे भी नोट कर लेंगे। बच्चों पूर्वी अफ्रीका पर आते हैं। ये देखिए, ये सोमालिया देश है, इसी के निकटवर्ती इथोपिया देश है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। कंफ्यूज नहीं होना है, अफ्रीका एक महाद्वीप है और साउथ अफ्रीका यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया। आप ये देख सकते हो, ये साउथ अफ्रीका है। उसी प्रकार बच्चों एक द्वीप है मेडागास्कर, ये भी किस में आता है? अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है। इसी प्रकार बच्चों ये देखिए कॉन्गो देश है। तो बहुत सारे छोटे छोटे आपको देश इसमें दिखाई देते हैं। एक क्रिकेट टीम भी रही थी कभी, ये देखिए जिम्बाब्वे, है ना। तो हमने क्या देखा? कुछ प्रमुख देशों के बारे में देखा, और अब हम इनके नाम और इनकी राजधानियों के बारे में भी अंकित कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों मिस्र देश, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। कहाँ था मिस्र? ये रहा मिस्र देश। फिर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जिसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। ये देखिए बच्चों, ये है दक्षिण अफ्रीका देश। लीबिया की राजधानी क्या है? हुन, और इसको त्रिपोली भी बोलते हैं। ये रहा बच्चों लीबिया देश। ये भी कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। सूडान, और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये है सूडान और ये है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जूबा। उसी प्रकार बच्चों ये है सोमालिया देश। ये देखिए, ये है सोमालिया। घाना देश की राजधानी अंकारा है, और ये देखिए इस स्थान पर ये स्थित है। उसी प्रकार बच्चों ये मेडागास्कर है, जिसकी राजधानी है एंटानानेरिवो, और ये रहा मेडागास्कर। उसी प्रकार बच्चों 9वें नंबर पर नाम आता है चाड का, जिसकी राजधानी है अंडजमेना, और वो कहाँ स्थित है? ये देखिए, ये चाड देश है। बच्चों अफ्रीका महाद्वीप का नाम मानव विकास सूचकांक हम जब पढ़ेंगे तो इन देशों के नाम हमें बहुत काम में आएंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले महाद्वीप के ऊपर, और अगला महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो हमने 2 महाद्वीप पढ़ लिए हैं, एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और अफ्रीका के प्रमुख देश।
अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों की। बच्चों बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए बहुत आपको आसान का कार्य कर देगा। ये देखिए बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। इसके पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके जो प्रमुख देश हैं वो सबसे पहला नाम लेते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यानी कि ये अमेरिका देश है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इसे हम यूएसए भी बोलते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका की स्थिति। उसी प्रकार ये रहा कनाडा देश। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा कनाडा देश है, जिसकी राजधानी है ओटावा। बच्चों आप ये देखेंगे यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको भी एक देश है जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। उसी प्रकार बच्चों ये देखेंगे आप इसको, ये क्यूबा जो कि अटलांटिक महासागर में से द्वीप समूह है। क्यूबा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी राजधानी है हवाना। हमने कौन से देश देखे? 4 देश देख लिए हैं, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और क्यूबा। उसी प्रकार बच्चों जो 5वां नाम है वो किसका है? पनामा का। ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा महाद्वीप आ गया है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ गया है। पनामा देश की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। और बच्चों यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है पनामा नहर। तो हमने क्या देखा? 5 प्रमुख देशों की स्थिति को देखा। उसी प्रकार बच्चों एक और देश है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन इस पर आधिपत्य किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बच्चों नाम लिखेंगे आप इसके। ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश। पहला नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अक्सर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में जब आप प्रार्थना सभा में बैठे होते हैं तो पूछते हैं ना आपसे, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये देखिए बच्चों मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, कनाडा की राजधानी है ओटावा और ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। लेकिन ग्रीनलैंड पर आधिपत्य किसका है? डेनमार्क का है और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। उसी प्रकार बच्चों 5वां नाम पनामा का है जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। और 6ठा नाम है क्यूबा का जिसकी राजधानी है हवाना। बच्चों हमने क्या देखा? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों की स्थिति को। ये देखिए बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है और सबसे बड़ा देश कौन सा दिखाई दे रहा है? ब्राज़ील। यानी कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? ब्राज़ील। ब्राज़ील के आप उत्तर में देखिए वेनेजुएला है और उत्तर पूर्व में देखेंगे कोलंबिया, उत्तर पश्चिम में है बच्चों इक्वाडोर, पेरू। उसी प्रकार ये देखिए अर्जेंटीना, भारत से छोटा देश है ना, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। उसी प्रकार बच्चों आप देख सकते हो ये मिर्ची की आकृति की तरह एक देश है। मिर्ची कैसी होती है? लंबी होती है ना, इस प्रकार से। तो ये मिर्ची की आकृति की तरह का एक देश है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? चिली देश। ये अर्जेंटीना और ये चिली देश। उसी प्रकार यहाँ पर है उरुग्वे देश और यहाँ है पैराग्वे देश। ये जो पर्पल कलर है ये कौन सी कंट्री को अंकित करता है? पैराग्वे को। तो बच्चों अब इसकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों जो ब्राज़ील देश है इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। एक बार फिर से देख लेते हैं मानचित्र में, ये रहा ब्राज़ील देश। उसी प्रकार बच्चों ये है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ये देखिए अर्जेंटीना देश। चिली मिर्ची की तरह की आकृति वाला देश है जिसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। ये देखिए बच्चों चिली देश सेंटियागो। उरुग्वे देश की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। ये देखिए बच्चों जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये कौन सा देश है? उरुग्वे देश।
अब बात करते हैं पैराग्वे की। पैराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियस। ये पर्पल कलर से पैराग्वे को बताया गया है और इसकी राजधानी है असुनसियस। बच्चों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक साथ इस टेबल को बना लेंगे। अगला नाम आता है बोलीविया का और बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। उसी प्रकार पेरू की राजधानी है लीमा। ये देखिए बच्चों, ये रहा पेरू देश। फिर बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा और वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। और ये सब तीनों कहाँ हैं? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो बच्चों हमने किन किन महाद्वीपों की स्थिति को जान लिया है? सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, फिर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों की स्थिति को जान लिया है। यानी 7 में से 4 तो कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं हम 5वें बड़े महाद्वीप की, जिसका नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। बच्चों अंटार्कटिक महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ये महाद्वीप ऐसा है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको? यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का निवास स्थान नहीं है, कोई देश ही नहीं है यहाँ पर, है ना। और ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती इलाके में स्थित है। और इसके बारे में आप लिखेंगे बच्चों, अंटार्कटिक जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीला महाद्वीप है। और अंटार्कटिक को हम क्या कहते हैं? जमा हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो अन्वेषण कार्य करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, कुछ समय रुकते हैं और अपना कार्य करके वापस अपने देशों की ओर लौट जाते हैं, है ना। तो हालांकि वैज्ञानिक अभियान हेतु अंटार्कटिक में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी मानव का निवास स्थान नहीं है। बच्चों भारत ने भी वहाँ पर अन्वेषण कार्य किए हैं और भारत के 3 स्टेशन हैं वहाँ पर। एक का नाम है भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए था। ठीक है बच्चों, तो 5 महाद्वीप हो चुके। अब छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। बच्चों यूरोप महाद्वीप सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे देश हैं। लेकिन हम किसका अध्ययन करेंगे? कुछ प्रमुख देशों का। देखते बच्चों, ये देखिए बच्चों रशिया फिर से आ गया है यूरोप महाद्वीप में, है ना। और इसका जो पूर्वी भाग है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो पूर्वी भाग में जो रूस है उसे हम एशियाई रूस कहते हैं और जो पश्चिमी भाग में रूस है उसे हम यूरोपीय रूस कहते हैं। और जो यूरोप की राजधानी है मॉस्को, वो कहाँ है? पश्चिमी रूस में ही है। यानी कि जो यूरोप में जो रूस है वहाँ पर इसकी राजधानी स्थित है मॉस्को। देखते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप नाम सुनते हो, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। कभी आप इसे इंग्लैंड कहते हैं, कभी आप इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, कभी इसे आप ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन है क्या ये? इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं बच्चों। आपको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये किसका मानचित्र बना हुआ है? यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम 4 अलग अलग भागों से मिलकर बना है। इसमें जो एक भाग है वो क्या है? उत्तरी आयरलैंड। देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है ये किसका है? आयरलैंड का है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में इसका ये उत्तरी भाग आता है जो ग्रीन कलर से किया हुआ है। ठीक है, ये रहा स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है। यानी कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? यूनाइटेड किंगडम का। इसके अलावा आयरलैंड एक कंट्री है। ठीक है, आयरलैंड एक अलग से कंट्री है। ये जो व्हाइट कलर में दिखाई दिया है इसे हम क्या कहते हैं? आयरलैंड। ये अलग देश है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक देश है आइसलैंड, है ना। कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तरी आयरलैंड ये रहा, आयरलैंड ये रहा और आइसलैंड यहाँ पर स्थित है। तो हमने कौन से देश देख लिए? 4 देश देख लिए हैं।
रूस, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। अब बात करते हैं अन्य देशों की। देखिए बच्चों, ये रहा आपका स्पेन देश और ये है पुर्तगाल देश। ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन दोनों देश बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। उसी प्रकार हम बड़े देशों की बात करें, यह है जर्मनी देश। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पर ये पीले रंग में मानचित्र दिखाई दे रहा है, यह है यूक्रेन का। रूस के बाद में जो सबसे बड़ा देश है यूरोप का, वो किसका नाम आता है? यूक्रेन का। ठीक है, कभी ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑप्शन में रूस दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो अगला उत्तर क्या होगा हमारा? यूक्रेन। उसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं, यह हंगरी देश है और यह है टर्की देश, यह है इटली देश। पर्पल कलर में कौन सा देश है? इटली देश। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रमुख देशों के नाम और उसकी राजधानियों को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा रूस, और ये कौन सा रूस है? यूरोपीय रूस है, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है और राजधानी क्या है? मॉस्को। उसी प्रकार बच्चों यूनाइटेड किंगडम 4 भागों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, और इसकी राजधानी है लंदन। फिर आता है स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इटली की राजधानी है रोम, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। आगे बढ़ते बच्चों, यह है हंगरी देश और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बच्चों मैं आपको 3 नाम बताना भूल गई हूँ, और वो कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, जब हम मानव विकास पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। यह है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। बच्चों मानव विकास सूचकांक में, वैसे आप इसके बारे में बाद में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ये जो 3 देश हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी राजधानी आप नोट कर लेंगे बच्चों। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक और यूक्रेन की राजधानी है कीव। आगे बढ़ते बच्चों अगले देश के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 ही देश हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो नोट करेंगे इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो बच्चों हमने पढ़े विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर और महाद्वीपों के प्रमुख देशों के बारे में। बच्चों आप अपनी नोटबुक के अंदर इन सब देशों को नोट कर लीजिए, उनकी राजधानियों को भी याद कर लीजिए और एटलस के ऊपर उनकी स्थिति को देखिए और एक खाली राजनीतिक मानचित्र में उन स्थानों को अवश्य लगाइए। बच्चों अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जी हाँ बच्चों, हम बात करेंगे जनजातियों की। जनजातियाँ एक ऐसी विशिष्ट संस्कृति की परिचायक होती है जो समाज की मुख्य धारा से अलग होती है। बच्चों हम क्या देखते हैं कि मानव का जो उद्भव है वो पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले हो गया था और मानव ने अपनी विकास की यात्रा में बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन किए, वातावरण के साथ में समायोजन किया और समाज की आज की जो धारा है, जिसे हम मुख्य धारा भी कह सकते हैं, वो कैसी है? हमारे जैसी है। हम में से कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ पायलट्स हैं, है ना। हमने देखा कि कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन बच्चों जो जनजातियाँ होती है वो कैसी होती है? आज भी अपनी पुरानी सभ्यता और अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ती नहीं है। यानी हम देख सकते हैं कि पुराने समय में हम भी कुछ इसी प्रकार के रहे होंगे। तो जो जनजातियां हैं वो कैसी होती है? एक विशिष्ट क्षेत्र में रहती है, विशिष्ट समाज के अंदर रहती है और अपनी संस्कृतियों को बदलती नहीं है। यानी वो समाज की जो मुख्य धारा होती है उसमें आने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि अपने ही क्षेत्र के अंदर वो रहना पसंद करती है, अपनी मान्यताओं, अपने रीति रिवाजों को बनाए रखती है और आधुनिक
विश्व के साथ में अपना संपर्क बनाकर नहीं रखती है। तो बच्चों हम देखेंगे जनजातियाँ क्या होती है, उनकी क्या परिभाषा है और विश्व में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियों का निवास। देखते बच्चों, परिचय पढ़ते हैं जनजातियों का। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इस लंबे काल में मानव ने क्या किया है, तकनीकी विकास किया है और तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण का समायोजन भी कर लिया है। यानी हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो समाज की मुख्य धारा के लोग हैं। विश्व में आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो किस प्रकार से रहती है, आदिम ढंग से रहती है। देखा बच्चों आपने, ये जो चित्र है वो क्या दर्शाता है कि विश्व में कुछ जनजातियां ऐसी है जो आदिम ढंग से रहती है, यानी इनका तरीका क्या है, पुराना है। और हो सकता है बच्चों कि हम भी कुछ इसी प्रकार से रहते होंगे, लेकिन हमने क्या किया, तकनीक का इस्तेमाल किया, वातावरण के साथ में समायोजन किया और आज कुछ इस प्रकार से रहते हैं। देखते बच्चों जनजाति की परिभाषा। जनजातियों की जो अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, सामाजिक ढांचा होता है, इनकी परंपराएं होती है और रीति रिवाज और मान्यताएं होती है और वो इन चीज़ों से बाहर आना नहीं चाहती है। देखते बच्चों आगे, जो जनजातियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था का आधार कैसा होता है, खाद्य संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, घुमक्कड़ जीवन और आदिम ढंग से कृषि करना कुछ इस प्रकार के इनके अर्थव्यवस्था का आधार होता है। जबकि हमारे यहाँ पर जो समाज की मुख्य धारा है वो कौन कौन से कार्य करती है, व्यापार का कार्य करती है, कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ लोग परिवहन का कार्य करते हैं, संचार का कार्य करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक भी होते हैं। लेकिन बच्चों इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार कैसा है, आज भी प्राचीन है, खाद्य संग्रहण, आखेट यानी शिकार करना, घुमक्कड़ पशुचारण और आदिम ढंग की निर्वाहन कृषि। बच्चों आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तो अपने ही क्षेत्र में रहना पसंद करती है, अपने क्षेत्र से बाहर जाना पसंद नहीं करती है। अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं और अपनी मान्यताएं होती है। तो बच्चों लिखेंगे इनके बारे में। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जनजाति लोगों का वह समूह है। बच्चों एग्जाम में आ सकता है कि जनजाति की क्या परिभाषा है, तो आप क्या लिखेंगे, यही परिभाषा। जनजाति लोगों का वह समूह है जो कि सामाजिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो बच्चों ये तो थी जनजाति की परिभाषा। अब देखते हैं कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। देखते बच्चों, जो पहला क्षेत्र है वो क्या है, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ऐसे क्षेत्र जो उच्च अक्षांशों के पास में हैं, वहाँ पर रहते हैं एस्किमो, सेमोइड्स, याकूत जनजातियाँ। उसी प्रकार बच्चों विषुवत रेखीय सघन वनों में रहने वाली जनजाति है पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति। बच्चों लिखते रहेंगे। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है बुशमेन जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है मसाई व बद्दू जनजाति। उसी प्रकार सम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में खिरगिज लोग रहते हैं और दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा जनजाति के लोग रहते हैं। तो बच्चों ये तो थी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम ये सारी जनजातियों के विषय के बारे में पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसमें से 4 जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे। इनमें से 2 जनजातियां हैं विश्व की और 2 है भारत की। देखिए बच्चों, एस्किमो का हम अध्ययन करेंगे और ये विश्व की जनजाति है। उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे बुशमैन का और भील जनजाति का और गोंड जनजाति का। बच्चों इसका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं मानव प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में।
बच्चों, भूगोल के विद्यार्थियों को मानव प्रजातियों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बीच बीच में ये सब बातें पढ़ेंगे तो इनकी प्रजाति के बारे में जानकारी आएगी और तब हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, मानव प्रजाति का वर्गीकरण। पूरे विश्व में जो प्रजातियों का वर्गीकरण है उसको हम 3 भागों में करते हैं, काकेशाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड्स। काकेशाइड कौन होते हैं बच्चों? ये लोग होते हैं श्वेत प्रजाति वाले, यानी इनका रंग कैसा होता है? गोरा होता है। उसी प्रकार जो मंगोलाइड लोग होते हैं उनकी प्रजाति कैसी है? पीत प्रजाति, यानी इनका जो त्वचा का जो रंग है वो क्या होता है? पीला होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? शारीरिक लक्षण के आधार पर किया जाता है। यानी कोई भी मानव किस प्रकार का दिखता है उसका जो वर्गीकरण है वो आता है मानव प्रजातियों में। तो काकेशाइड कौन से हुए? श्वेत रंग वाले हुए, यानी कि गोरे लोग। उसी प्रकार मंगोलाइड पीले रंग के होते हैं और जो निग्रोइड्स होते हैं उनकी त्वचा का रंग क्या होता है? काला या फिर भूरा। बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है भारत, जनसंख्या और संरचना। इसमें एक प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री हुए हैं BS गुहा। इन्होंने भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और आप चाहें तो आपकी पुस्तक के पेज नंबर 140 पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करते हैं। जो काकेशाइड प्रजाति है, ये देखिए, ये काकेशाइड प्रजाति है। काकेशाइड प्रजाति का जो त्वचा का रंग है वो कैसा है? गोरा है। बाल कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं। नाक कैसी होती है? पतली होती है। और कद कैसा होता है? मझला होता है। उसी प्रकार जो मंगोलाइड प्रजाति है उसका रंग देख सकते हैं आप, पीला है, हल्का पीला होता है। बाल कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। नाक कैसी होती है? चपटी। और कद कैसा होता है? मझला होता है। जो निग्रोइड है इनकी त्वचा का रंग कैसा दिख रहा है आपको? काला या फिर भूरा। और बाल कैसे होते हैं? उनके छल्लों की तरह इनके बाल होते हैं। और नाक कैसी होती है? देखो बच्चों, चपटी होती है और चौड़ी होती है। और कद जो होता है वो नाटा होता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि पूरे विश्व में जो बेसिक मानव प्रजाति है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, काकेशाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड्स। ये हमारी आने वाली जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं उसके लिए एक बेस बनाएगी और हम उन जनजातियों का अध्ययन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।